कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या और संक्रमण दर में आंकड़ों में थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है। अनलॉक के बाद अब एक बार फिर लोगों की लापरवाही की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग के कोविड स्पेसिफिक सीरीज में, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलेबोरेशन में कर रहे हैं। आज के सेशन का विषय है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड प्रोटोकॉल। इसका मतलब और क्यों है ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ वर्ष्णे। डॉक्टर सौरभ वर्ष्णे इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, देवघर। डॉक्टर सौरभ, आपका जागरण डायलॉग में स्वागत। थैंक यू प्रदीप। डॉक्टर सौरभ, सबसे पहला सवाल, सेशन की शुरुआत करते हैं हम। कोविड प्रोटोकॉल या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है अभी के समय भी, जब केसेस देश में के कुछ हिस्सों में कंट्रोल में? जी डॉक्टर। जैसा कि हम लोग 1.5 साल से कोविड के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और शुरू से ये कहा जा रहा है कि यह एक वायरस द्वारा फैलने वाला संक्रमण है और ये ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है। इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं या हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारी सांस नली में प्रवेश करता है। यदि सामने वाले के यदि वो जोर से बोल रहा है तो ड्रॉपलेट तकरीबन 6 मीटर की दूरी तक ये ड्रॉपलेट गिर सकता है। तो हमें बचाव के लिए शुरू से कहा जा रहा है कि पहली चीज मास्क का पहनना, ताकि हम नाक और मुंह को ढक सकें। ये पहला सुझाव भारत सरकार की तरफ से शुरू से है। दूसरा, हम लोगों को बार बार अपने हाथों को साफ रखना, क्योंकि हम अलग अलग चीजों को छूते हैं जिससे हाथ संक्रमित हो सकते हैं। फिर हम उससे यदि नाक, मुंह या आंख को छूते हैं तो संक्रमण के चांसेस बढ़ते हैं। और तीसरा इसके अंदर है कि हम आपस में फासला रखें, जो 2 गज की दूरी प्रमोट भारत सरकार शुरू से कर रही है, कि हम 3 चीजों का यदि ठीक से आचरण करें तो हम इस संक्रमण से अपने को बचा सकते हैं। इसको हम लोग कोविड बिहेवियर या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या न्यू नॉर्मल बिहेवियर, आप कोई भी नाम दें, ये तीनों चीज उसमें इंक्लूड होती है। जी डॉक्टर, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं जागरण के दर्शकों के लिए इसको डेली एक्टिविटीज के लेवल पे डिवाइड करता हूँ, सो दैट बहुत ही क्लियर और साफ शब्दों में हम समझें कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को, अलग अलग तरह के लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में 7 से 9 घंटे बैठते हैं। उनके खुद के लेवल पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ऑफिस की तरफ से एम्प्लॉयज के लिए कैसे रूल्स बनाए जो सबकी सुरक्षा के लिए ठीक? देखिए, जब कोविड के हमने 2 वेव का सामना विश्व ने किया, तो हम लोगों ने ये देखा कि ज्यादातर ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हो गया, कि हम घर से बैठ के काम करने लगे। उसकी वजह ये थी कि हम एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहते थे, जिससे संक्रमण आपस में एक दूसरे से ना फैले। तो लेकिन अब जैसे सेकेंड वेव से हम बाहर निकल के आए हैं, क्योंकि मतलब ऑफिसों का चलना भी जरूरी है, सारे कार्यक्रमों का फिर से नॉर्मलसी की तरफ आना भी जरूरी है। तो आपका सवाल जो सीधा है कि यदि हम ऑफिस के अंदर कार्यवाही शुरू कर रहे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमको केवल उन्हीं लोगों को ऑफिस में अभी भी बुलाना है जिनके आए बगैर ऑफिस में काम नहीं हो सकता। हमको 100% ऑफिस पूरी क्षमता पे नहीं खोलने चाहिए। हमको यदि हमारे 100 कर्मचारी हैं, हम 60 कर्मचारी से काम ऑफिस का चला सकते हैं, 40 को भी वर्क फ्रॉम होम से हम काम चलता है, तो हमको पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन करके फॉलो करना चाहिए। दूसरा, जो 60 लोग हमारे दफ्तर में आ रहे हैं उनको हम कैसे बचाएं और वो संक्रमण ना करें, उस पर ध्यान देना चाहिए। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेंटिलेशन। शुरू से कहा जा रहा है कि हमारे ज्यादातर जो भवन हैं वो या तो सेंट्रल एयर कंडीशनर पे हैं या एयर कंडीशन चलते हैं। तो हमें एक स्वच्छ हवा का सर्कुलेशन रूम में करना चाहिए। जहां संभव हो एयर कंडीशन ना चला के हमको खिड़कियां खोल के ऑफिसों को चलाना चाहिए, ताकि फ्रेश एयर का सर्कुलेशन हो। हमको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, आदमी आ भी रहा है, जा भी रहा है उसी डोर से, उसमें संक्रमण के चांसेस बढ़ते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक तरफ से एंटर करें और दूसरी तरफ से आदमी निकल के जाए, ताकि आपस में लोगों का मिलना कम हो।
तीसरी चीज, हमको जो दूरी का हम बात कर रहे हैं, 6 फीट 6 गज की दूरी, 6 फीट की 2 गज की और 6 फीट की दूरी, उसका बिल्कुल नियम से अनुपालन करना चाहिए। हमारे ऑफिस की डेस्क को इतनी दूरी पे रखना चाहिए ताकि 2 गज की दूरी का जो नियम है उसको फॉलो कर पाए। दफ्तर के अंदर सभी लोग मास्क लगा के काम करें। दफ्तर के अंदर जितनी चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं, जो ऑफिस की कार्रवाई उसको ऑनलाइन रखें। हम कम से कम मीटिंग फिजिकल करें, और मीटिंग करनी भी है तो हाइब्रिड मोड पे करें या वर्चुअल मोड पे मीटिंग करें, ताकि लोगों का मिलना जुलना कम हो। बाहर से आने वाले लोगों का जो ऑफिस में आते हैं उनका ठीक से चेकअप हो, उनका एंट्री पे टेम्परेचर कंट्रोल हो, उनसे पूछा जाए कि उनको कोई लक्षण तो नहीं है, तभी उनको ऑफिस में आने दिया जाए। क्योंकि एक एक क्लोज कम्युनिटी में यदि इन्फेक्शन होगा तो वो संक्रमण बहुत तेज फैलता है। और इसके अलावा हम लोगों को ऑफिस के अंदर जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक वर्क फ्री जोन बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम सब लोग 1.5 साल से स्ट्रेस में हैं। यदि कोई काम नहीं करना चाह रहा है तो उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपना खाना भी लाए तो अंदर ही बैठ के खाए। उसको ऑफिस के बाहर केवल वो जब 5 बजे निकलता है तभी जाए। ये नहीं कि ऑफिस में 5 बार बाहर गए, 5 बार हम अंदर आ रहे हैं, बाहर के लोगों से मिल रहे हैं फिर अंदर आ रहे हैं। उन संक्रमण को हमें अभी रोकना पड़ेगा। तो ये कुछ मूल चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना जरूरी है। और हमें सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए कि जो ऑफिस है उसके अंदर पानी, कॉफी, चाय, इन सब का वहीं पे उसका अरेंज किया जाए, ताकि इन चीजों के लिए कर्मचारियों को बाहर न जाना पड़े। जी जी, बहुत ही उपयोगी बातें आपने बताई। कई दर्शक हमारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका कहना है कि ये बहुत उपयोगी बातें, उपयोगी चर्चा हमारे लिए है। अगला सवाल डॉक्टर सौरभ, वैसे लोग जो डेली लाइफ और रूटीन वर्क के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, पर उन्हें मार्केट में घूमना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, कई जगहों पे जाना है, बाहर का खाना पीना भी कई बार उन्हें खाना है। ऐसे लोगों को अपने लेवल पे क्या बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है इस समय? जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1.5 साल से लोग घर पे बैठ के परेशान हो गए हैं। जहां सरकार ने अनलॉक किया, लोग बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन मेरा उन सभी से आग्रह और निवेदन होगा कि अभी कोविड का संक्रमण टला नहीं है, और हम सब मिल के थर्ड वेव को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आपका प्रोग्राम भी उसी तरफ एक प्रयास है। हमको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हमको भीड़ से अलग रहना है। जितना जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना आपको सुरक्षित रखेंगे। यदि अति आवश्यक हो तो हम बाजार भी जाएं, लेकिन हम ये मान के चले कि सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ संक्रमण हो सकता है। तो हमको सारी सावधानियां जो हमने शुरू में बात की, हमको मास्क नहीं उतारना है बाहर जाके, हमको मास्क को बार बार छूना नहीं है, हमको कोई सतह यदि हम बाहर की छूते हैं तो अपने हाथों को साबुन से या 60-70% अल्कोहल के सैनिटाइजर से बार बार साफ रखना है। और हमको कोशिश ये करनी है कि हम दूरी बना के रखें, चाहे वो दुकानदार से हो, चाहे दुकानदार की यहाँ लाइन लगी हो। यही प्रक्रिया हमको फॉलो करनी है। जैसे आपने अभी कहा कि लोग बाहर खाने जाना चाहते हैं कि चेंज के लिए बाहर कुछ खाने के लिए, तो वहां भी हम उन्हीं जगह पे जाएं जब भीड़ कम हो। ऐसी जगह बैठे जहां हम लोग दूर दूर बैठ पाए। आमतौर में वही खाना खाएं जो गर्म हो, क्योंकि जो खाना गर्म होता है उसमें संक्रमण के चांसेस कम होते हैं। ठंडी रखी हुई चीजें कम खाएं, खुली चीजें तो बिल्कुल ना खाएं। और इन चीजों का हम बिल्कुल पालन करें। और मेरा निवेदन अंत में यही रहेगा कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। और आज की तारीख में कोविड ने हम सबको सिखा दिया है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, खाना भी घर पे बैठ के खा सकते हैं। जी 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 डॉक्टर, कई सारे स्टेट में स्कूल ओपन कर दिए गए हैं और कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी खोलने की बात हो रही है, और हम जानते हैं कि बच्चों की वैक्सीन के आने में अभी कुछ देर है। ऐसे सिचुएशन में स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को किन खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके स्कूल के अंदर? पृथ्वी जी, मैं ये बहुत अहम सवाल है कि 1.5 साल से पूरी शिक्षा पद्धति ऑनलाइन चल रही है, चाहे वो बच्चों के स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो। इसमें कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि स्कूली बच्चे और कॉलेज बच्चे ये स्कूल 1.5 साल से ना जाके इनमें स्ट्रेस
और मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो यह अति आवश्यक है कि हमें सोचना जरूरी है इन बच्चों को जितनी जल्दी हम नॉर्मल स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ दे सकें तो हम स्ट्रेस और मेंटल लाइफ को कम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि हम स्कूल और कॉलेज खोल रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जो हमने पहली दो जगह की बात की, खास तौर से ऑफिस की आप बात की थी, हर कर्मचारी को वैक्सीनेशन मस्ट कर देना चाहिए। जो कर्मचारी वैक्सीनेटेड नहीं है और उसको अभी ऑफिस में फिजिकली नहीं बुलाना चाहिए। यही चीज मैं लागू करना चाहूंगा स्कूल और कॉलेजों में। जो एडल्ट है कि भारत सरकार ने 18 साल की ऊपर सबकी टीकाकरण अलाउ किया हुआ है। और मुझे बहुत हर्ष होता है, गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण किया है। और हम 49 करोड़ के ऊपर टीकाकरण कर चुके हैं, जो विश्व में पहचाना जा रहा है कि भारत ने इतना बड़ा काम किया है। और मेरा ये होगा कि स्कूल के सारे टीचर वही केवल पढ़ाने आए जो वैक्सीनेटेड है, ताकि संक्रमण उनके द्वारा किसी को ना फैले। किसी टीचर को कोई लक्षण हो तो वो स्वतः डिक्लेयर करे कि साहब आज मैं स्वस्थ नहीं हूं, उसको अलाउ ना किया जाए स्कूल में आना। जो स्कूल खोले जाएं वो हाइब्रिड मोड पे खोले जाएं। अभी बच्चों को ऑप्शन दिया जाए कि आप फिजिकली भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लास ही आपको पढ़ाई जा सकती है। और ये बच्चों को एक चॉइस दी जाए कि वो स्वेच्छा से दोनों में से हाइब्रिड मोड पे आए। हमें क्लासों में, जैसे एक क्लास में यदि 50 बच्चे हैं तो अभी हमको 2 सेक्शन करके 25-25 स्ट्रेंथ में बिठाना चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारी मेंटेन हो सके। इसके अलावा जो हमें सफाई का बहुत ध्यान देना होगा। रोज सुबह शाम फ्लोर की, फर्नीचर की डिसइंफेक्शन सफाई होनी चाहिए, क्योंकि सतह पे यदि वायरस 3 दिन तक वायबल रहता है, यदि किसी से संक्रमण हो भी गया और दूसरा उस पर बैठता है तो वो संक्रमित हो सकता है। तो पूरे सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा किसी बच्चे को यदि कोई भी लक्षण है तो ये माँ बाप को जिम्मेदारी दी जाए, आपको बच्चे को भेजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि 25 की क्लास में यदि एक भी संक्रमित बच्चा आ गया तो वो 20 की क्लास में और बच्चों को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा हमको बहुत ध्यान देना होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि खिड़कियां खोल के क्लास की जाए। कुछ ऐसे स्कूल भी होंगे जो सारे सेंट्रल एसी हो, उसमें एसी का भी संचालन नहीं करना चाहिए, उससे संक्रमण तेज फैलता है। और ये मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ स्कूलों को खोलना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वे हो चुका है कि लगभग 55 से 60% पेरेंट्स ने यह कहा है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि या तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ पाए। तो ये बहुत अहम से नीड है कि हम स्कूलों को खोलने के लिए प्रयत्नशील हो, बट सारे प्रिकॉशंस के साथ। जी, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी डॉक्टर सौरभ आपने, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, और स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट के लिए भी। डॉक्टर सौरभ, अब हम बात करते हैं महिलाओं की। जो महिलाएं या जो लोग घर पे हैं, उन्हें भी डेली रूटीन में बाहर से आने वाले कई लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, जैसे दूध वाले हो गए, सब्जी वाला हो गया, पेपर वाला, मेड, कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय, मैकेनिक, प्लम्बर। ये सभी लोग अगर किसी काम से बाहर से घर में आते हैं, तो खासकर महिलाओं को, जिनके कंधों पे पूरे घर की जिम्मेदारी है, किन खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? ये ध्यान, हमें 3 मूल मंत्र हम सब ने याद किए हैं। वो 3 मूल मंत्र नहीं भेजने हैं कि यदि किसी भी बाहर वाले से जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें मास्क लगाए बगैर बात नहीं करनी है। हमें यदि कोई चीज आपने बाहर से मंगाई है, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो कोई आपका सामान लेके सब्जी वाला हो, कोई भी चीज आए, सीधा उसके हाथ की छुई चीज को नहीं छूना है। और किसी बर्तन में या किसी थैले या कंटेनर में उस चीज को ले, उसके बाद उसको अच्छी तरह धो ले। धो के आप चाहे तो थोड़ी देर धूप में रख दें, आधा पौन घंटा, उसके बाद उसको इस्तेमाल में लें। तीसरी चीज, यदि कोई आदमी आपके यहाँ काम करने से, आपने कहा प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन, यदि कोई ऐसा काम है करने आ रहा है, तो जब वह कार्य कर रहा हो और आप उससे दूरी बना के रखें, उससे कम से कम 2 गज की दूरी पर रहे, कि यदि उसमें संक्रमण है भी तो आप में संक्रमण के चांसेस कम होने चाहिए। यदि आप मास्क लगाए हुए हैं, निश्चित करें कि वो भी मास्क लगाया हुआ हो। जब आपके घर के अंदर कोई आ रहा है, वो हाथ धो के अंदर आए। काम करने के बाद जब वो जाए तो आप जो उसकी छुई चीजों को अलग करके धूप में रख दें।
और उसके बाद अपने हाथ धोएं। कोई भी चीज आप बाहर की छूते हैं या बाहर के द्वारा छूते हैं, अपने हाथों को धोने की आदत हम सबको डालनी पड़ेगी। वो एक बहुत बड़ा बचाव है। और दूसरा बचाव जो भारत सरकार के हर प्लेटफॉर्म से ऐलान हो रहा है और हमारे जी मंत्रालय द्वारा हो रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन और ये 3 आचरण ही हमको आज बचा सकते हैं, उसमें हमको ध्यान देना है। जी जी डॉक्टर, हमने ऑफिस जाने वाले लोगों की बात की, बाहर काम से बाहर जाने वाले लोगों की बात की, बच्चों की बात की, महिलाओं की बात की। अब हम आते हैं घर के बुजुर्गों पे। हमारे घरों के बुजुर्गों को वैक्सीन का या तो एक डोज या मैक्सिमम दोनों डोज लग चुके हैं। क्या वो अपने डेली रूटीन में वैसे ही लौट सकते हैं जैसे कोरोना के पहले थे? क्योंकि कई बुजुर्ग पहले से भी कई बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं ऑलरेडी, और कई कोविड का शिकार भी हुए, कई उससे निकल के आए और लड़के बिल्कुल अभी उससे बाहर हैं। ऐसे बुजुर्गों को अभी भी जैसे तीसरी वेव की आशंका हम देख रहे हैं, तो अभी भी उनको कैसे डेली अपने रूटीन लाइफ को मेंटेन करना चाहिए क्योंकि वो सुरक्षित है? तो जी ये आपने जो अभी सवाल किया, देखिए पहली वेव कोविड में हमने देखा कि हमारा ज्यादातर नुकसान जो हुआ, जो हमारी मोर्टेलिटी हुई, वो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन, बुजुर्ग लोगों की ज्यादा हुई। उसकी वजह ये थी कि जी जो आपने बताया कि वह पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कैंसर हो, जी या कोई और दवा ले रहे हो जिससे उनकी शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है शरीर की। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जी यदि उनको कोई और बीमारी नहीं भी है, तब भी उनकी प्रतिरोधक क्षमता एक आम जवान आदमी के मुकाबले कम है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अपने जी बुजुर्गों को घर से बाहर कम से कम निकालना है। जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो बाहर ना लेके जाएं। कोई यदि पब्लिक फंक्शन हो रहा हो, जैसे शादी है या कोई और फैमिली फंक्शन हो रहा है, यदि उनको जी ले जाए बगैर काम चल सकता है, तो मेरी राय ये होगी उनको स्वास्थ्य में ध्यान रखते हुए उनको ना ले जाया जाए। और आज की तारीख में आप कोई भी फंक्शन ऑनलाइन वेबकास्ट करके उनको वहां बैठे भी दिखा सकते हैं। तीसरी चीज, जो लोग इन बीमारियों से संक्रमित हैं, जिनको डायबिटीज है या जी किडनी की प्रॉब्लम है या और दवाइयां जिससे शरीर की प्रदूषणता कम हो रही है, उनको हमें खास ध्यान देना होगा। खास तौर से बाहर वाले लोगों से उनको ना मिलने दें, क्योंकि हम सब अब बाहर निकल के जी ऑफिसों में काम करने लगे। हम लोग रोज 20-25 लोगों से मिलते हैं। हमको भी उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। और घर के अंदर जब हम जाएं, कोशिश ये करें कि जब उनसे बात करें, हम भी मास्क लगा के बात करें। क्योंकि हम लोग जो पॉपुलेशन बाहर जिनके जाए बगैर काम नहीं है, जी आप हुए, हम हुए, जो लोग व्यवसाय में हैं, अपने नौकरियों में हैं, जिनको जाना मजबूरी है, जी वो लोग यदि उनके घर में बुजुर्ग हैं, तो उनसे मिलते समय इन तीनों चीजों का ध्यान रखें जिनको मूल मंत्र मान के चल रहे हैं। तभी हम अपने बुजुर्गों को बचा पाएंगे। और यदि बुजुर्गों में संक्रमण होता है, तो यह बिल्कुल निश्चिंत है कि मॉर्टेलिटी बुजुर्गों में कहीं ज्यादा है कंपेयर टू यंगर पॉपुलेशन। तो हम उनको खोने का डर हमको उनको ज्यादा है, जी तो हमको उनको बचा के रखना है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर आपने। एक जागरण के ही दर्शक का ये सवाल आया था हमारे पास कि कई सारे लोग जो हैं गेस्ट बन के कहीं भी अभी चले जा रहे हैं, तो इससे परेशानी जिनके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है उनको भी हो रही है। तो ये जो गेस्ट आने जाने का जो सिलसिला अभी चल पड़ा है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तो कोई अगर जा भी रहा है या कोई किसी के यहाँ आ रहा है, तो उस केस में क्योंकि बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होकर लोग जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जिनके घर में लोग जा रहे हैं या जो बाहर से किसी के घर में जा रहे हैं, दोनों लोगों को क्या सावधानी है? प्रत्युष जी, हमारी भारत की संस्कृति रही है अतिथि देवो भव। जी लेकिन कोविड के टाइम बिल्कुल। में मैं इसको थोड़ा सा बदल के कहना चाहूंगा कि अतिथि कोविड भव। कि जो अतिथि आपके घर आ रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हो सकता है जब वो अपने गंतव्य से चला तो शायद आरटीपीसीआर नेगेटिव, जी लेकिन वो रास्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके आया, 20 लोगों के संपर्क में आया, उसको खुद नहीं मालूम, यदि उसने अपने को बचा के नहीं रखा है या मास्क नहीं लगाया बीच में या और चीज सत्याओं को छू लिया है और वो आपके घर में आया है, तो वो एक पूरा सोर्स हो सकता है पूरे परिवार में संक्रमण करने का। हमने सेकंड वेव में ये बहुत देखा
कि विचलित करने वाली ऐसी परिस्थितियां आई, कई परिवार के दो दो तीन तीन सदस्य ने जान गंवाई, और उसकी वजह यही रही कि संक्रमण बाहर से परिवार में आया और पूरे परिवार में फैला, और उस परिवार के 3-4 सदस्यों ने जान गंवाई। तो ये बहुत विचलित करने वाली स्थिति हमने सेकंड वेव में देखी। हमको उसको बचने के लिए पहला तो ये होना चाहिए कि हमको अतिथि को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि कोई अतिथि हमारा आ भी रहा है तो उसका रहने का इंतजाम कहीं बाहर करें। यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो अपने घर में बिल्कुल न ठहराएं, उनका कहीं अन्यत्र इंतजाम करें, कोई गेस्ट हाउस या कोई जहां पे आपका परिवार सुरक्षित रहे। यदि आपके घर में वो आ भी रहा है तो जैसे ही आते उसके हाथ धुलवाएं, सुनिश्चित करें मास्क लगाया हुआ है, दूरी बना के उससे बात करें, और उसको जैसे खाना, क्योंकि सबसे ज्यादा ये पाया गया है पृथ्वी जी कि जब लोग मिलके खाना खाते हैं तब मास्क उतारते हैं। तो यदि हम, सबसे ज्यादा संक्रमण उस समय डर रहता है जब हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो सब समीप बैठते हैं और मास्क उतार देते हैं, तो संक्रमण फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा वहां होते हैं। तो उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए हम यदि खाना भी खा रहे हैं तो थोड़ा दूरी बना के बैठ के खाएं। जैसे कई जगह कम्युनिटी में खाते हैं, कई राज्यों में ऐसा होता है कि बड़ी थाली ले ली, उसमें 5 लोग मिलके एक साथ खाते हैं, और ये राजस्थान में बहुत कॉमन है। तो उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और खास तौर से यदि कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है जिसके संक्रमण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हमको उन चीजों से बचाव करना चाहिए। और इस समय मेरे ख्याल से हर अतिथि को भी समझना पड़ेगा कि वो भी उस परिवार की सुरक्षा के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना वो जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आखिरी 2 सवाल डॉक्टर। तीसरे वेव की आशंका कई सारे एक्सपर्ट्स ने जताई है और ये भी कहा गया है कि अगस्त में शायद दिखने भी लगे। इसको लेकर डॉक्टर आपकी आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है? आपके क्या सजेशंस हैं लोगों पृथ्वी जी, देखिए, जब भी कोई पेंडेमिक होता है, ये पुराना इतिहास है, जब भी कोई पेंडेमिक होता है तो वो वेव्स में वापस आता है। जी, और इसके दोनों ही चीजें पाई गई हैं। यदि आप इतिहास उठाएंगे पेंडेमिक्स का, तो कई बार ये जी, होता है कि सब्सिक्वेंट वेव्स ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। जैसे हमने पहली की बात देखा, दूसरी में ज्यादा नुकसान हुआ, और ये एक अंदेशा किया जा रहा है कि यदि तीसरी वेव आती है तो और भी जी, भयंकर हो सकती है, क्योंकि म्यूटेशंस जिसको हम कहते हैं, जो भी डेल्टा वायरस म्यूटेशन है, और ये एक जी, अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरी वेव बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी। ये सब अंदेशे हैं। बट इसमें जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो आप और हम अभी बात कर रहे हैं, तीसरी वेव को जी, बचाने में बहुत अहम भूमिका लोगों के वैक्सीनेशन होने की है। और दूसरा, लोगों के 3 जो मूल मंत्र का हम आचरण की बात कर रहे हैं, मास्क पहनना, जी, हाथों का साफ रखना, और अपने को 2 गज की दूरी बना के रखना, ये का पालन करें, तो यदि तीसरी वेव आती भी है तो मुझे पूरा यकीन है वो इतना नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमको संक्रमण की चेन को तोड़ना है। और उसके यही 2 मूल मंत्र हैं। जी, देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन 100% आपको प्रतिरोधकता नहीं देता है, लेकिन हाँ, आपके चांसेस बीमारी की सीवेरिटी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के कम करता है। इसीलिए टीकाकरण बहुत जी, अहम है। यदि आपको टीकाकरण है, यदि आपको संक्रमण हो भी रहा है, चाहे वो म्यूटेशन के बाद भी हो रहा है, तब भी आप बहुत सीरियस जी, बीमार नहीं होंगे, अस्पताल जाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। यदि दोनों चीज नहीं होंगी तो मृत्यु के चांसेस कम है। दूसरा चीज, हम आचरण यदि करेंगे तो जी, तीसरी वेव को बचाना हमारे हाथ में है, और यदि आती भी है तो उसकी तीव्रता को कम करना भी हमारे आचरणों के हिसाब से है। तो मैं फिर अपील और निवेदन करना चाहूंगा कि हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम खुद को सुरक्षित रखें इन आचरणों से, और बाकी लोगों को भी इससे सुरक्षा दें। तो ये मैं कहना चाहूंगा थर्ड वेव जी, के बारे बिल्कुल। जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल डॉक्टर। कोविड के वैक्सीन से और पोस्ट कोविड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को लेकर मीडिया पे कई तरह के फेक न्यूज़ वायरल होते रहते हैं। आपकी तरफ से ऐसे लोगों को क्या मैसेज है जो ऐसे पोस्ट क्रिएट करते हैं या फिर बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए ऐसे पोस्ट को अपने जानने वाले लोगों में शेयर कर देते हैं? देखिए, भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि सोशल मीडिया पे
कई चीजें ऐसी घूमती रहती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है, और खास तौर से कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हम, पूरा देश, पूरा विश्व एक कठिन समय से निकल रहा है। इस समय हमें किसी भी खबर पे यकीन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बहुत ही रिलायबल सोर्स नहीं। जैसे अब आप ये कार्यक्रम मंत्रालय के प्लेटफॉर्म से, जागरण के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, ये एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार का ICMR एक रिलायबल है, उन्होंने कोविड की साइट बनाई हुई है, सारी जानकारी वहां उपलब्ध है। आपको कोई भी शक शंका है, आप किसी क्वालिफाइड साइट से या रीजनेबल साइट से ही विश्वास करें। जहां तक भ्रामक स्थितियों का बात है, कुछ लोगों ने कह रखा है कि वैक्सीनेशन कराने से ये नुकसान होते हैं। देखिए, दवाई आप किसी भी तरीके की खाएं, चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स खाएं, चाहे विटामिन सी अत्यधिक खाएं, अत्यतः हर चीज की नुकसानदायक होती है। दूसरी चीज, हर दवाई फायदा नुकसान दोनों करती है, लेकिन हमको फायदे को, महत्व को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं। इस समय स्थिति यह है कि वैक्सीनेशन का सिर्फ फायदा है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया या जो नहीं करा पा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, यदि वो संक्रमित होते हैं तो उनमें तीव्रता बहुत तेज आएगी बीमारी की, अस्पताल की जरूरत उनको पड़ने के चांसेस कम है, और हो सकता है कि मृत्यु दर उन्हीं में ज्यादा पाई जाए। दूसरा, जो जानकारी गलत सोर्सों से आ रही है, हमको उनको चिन्हित करना चाहिए, उन साइट्स को बंद करना चाहिए, और कोई भी ऐसी न्यूज जो बहुत सेंसेशनल हो, जिससे हम खुद संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए। ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भ्रामक जानकारी को ज्यादा सर्कुलेट ना करें, लोगों में बेवजह दहशत ना फैलाएं। जैसे अभी 10 तरीके की र्यूमर और गलत इसमें भ्रांतियां सोशल साइट पे चल रही हैं। तो यदि मेरी अपील यही है कि भारत सरकार ने बिल्कुल ऑथेंटिक साइट्स क्रिएट की हुई हैं, उस पे आप अपना सवाल भी डाल सकते हैं। यदि आपको उसमें अपना जवाब नहीं मिलता है तो आप अपना सवाल भी डालें, तो वो सवाल का जवाब भी आपको दिया जाएगा। उन साइट्स का इस्तेमाल करें, और कोई भी यदि आपको फिर भी डाउट है तो किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से मिलकर आप भ्रांति अपनी दूर कर सकते हैं, लेकिन गलत लोगों की राह पे और सलाह पे ना चलें। जी, समय भाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल से जवाब दिए। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को, पाठकों को ये सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे ये सेशन का वीडियो अवेलेबल होगा। इसको आप अपने परिवार में, दोस्तों को भेजकर उन तक भी ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएं जो डॉक्टर सौरभ ने अभी सेशन में बताई। You can read about this interview on Jagran Hindi and English website as well. Jagran Dialogue's objective is to spread health literacy, and we'll come to you with a new topic with another guest again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thanks, Dr. Saurabh, once again. नमस्कार।